नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल 72 पायनियर फॉर एजुकेशन में। मैं डॉक्टर अनुराग सिंह कुशवाहा जनवरी 2012 प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करूंगा। आज का पहला सवाल आपके पास है इस प्रश्न पत्र का। भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो फिलिंग द ब्लैंक से भरपूर है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन, चौथा है प्रोटीन। तो जो भारोत्तोलक है उसको क्या करना है, अपना मांसपेशियों को बढ़ाना है। यहाँ पर मांसपेशियों को बढ़ाना है यहाँ पर। तो मांसपेशियों बढ़ाने के लिए उसे क्या करना है, यहाँ पर मांसपेशियों बढ़ानी है। तो मांसपेशियों बढ़ाने के लिए देखिए, पहली चीज पहले के दो है कार्बोहाइड्रेट, वसा है, ये क्या है ऊर्जा के लिए होते हैं। विटामिन क्या है, एक सहायक भोजन का कारक है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। यहाँ पर ये जैव उत्प्रेरक है यहाँ पर आपके शरीर के यहाँ पर कंडीशन। और प्रोटीन जो होता है वो होता है बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड होता है, यहाँ पर हमारे शरीर का निर्माण करता है, यहाँ पर कंडीशंस कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो फोर्थ होगा, वो प्रोटीन लेगा यहाँ पे। दूसरा है रेखा की माँ फिलिंग द बैंक के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। पहला हल्के निलंबित द्रवों को अवसादित करने, दूसरा कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, तीसरा पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, चौथा पानी को रंग रहित करने। तो तालाब से कह रहा है कि तालाब से लाए पानी में क्या डाल रही है, फिटकरी डाल रही। भाई फिटकरी क्यों डाली जाती पानी में, ये सभी आप लोग को मालूम रहता है कि पानी को साफ करने के लिए। जो भी गंदगी होती है वो नीचे क्या होती है, बैठ जाती है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास हल्के निलंबित द्रव को अवसादित करने के लिए यहाँ पर। तीसरा है खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। पहला, श्याम पट पे लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। दूसरा ऑप्शन है जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विविध खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए इन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तीसरा, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। चौथा है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित कराना। तो यहाँ पर कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने के लिए अधिकतम भागीदारी के लिए कौन सा शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा। यहाँ पर तो अधिकतम जो प्रभावी शिक्षण व्यूह होगा यहाँ के इसके अनुसार यहाँ पर होगा जीवों को प्ले कार्ड बनाना, विद्यार्थियों को समूहों को विविध खाद्य श्रृंखला को सोचते उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, शिक्षार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, जो एक सबसे प्रभावी शिक्षा कारक है यहाँ पर, जिससे कि बच्चा स्वयं करके सीखता है। यहाँ पर उसको व्यवस्थित करता है। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला के विभिन्न कैटेगरी के अनुसार कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है। कंज्यूमर में भी कहता है कौन प्राइमरी है, प्राथमिक है, सेकेंडरी द्वितीयक है और तृतीयक है। अतः इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, जीवों को प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विविध खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए इन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। चौथा आपके पास है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित चार क्रम में से किसका उपयोग किया जाना। पहला है वाष्पन, अवसादन, निस्सारण, निस्यंदन। दूसरा है निस्सारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। तीसरा अवसादन, निस्सारण, निस्यंदन, वाष्पन। चौथा है निस्यंदन, निस्सारण, वाष्पन, अवसादन। अब यहाँ पर कह रहे हैं रेत और नमक के मिश्रण को अलग करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि निम्नलिखित विधियों को अपनाते हैं। पहले रेत और नमक के मिश्रण को हम क्या करते हैं कि बीकर के जल में स्थानांतरित कर देते हैं। तो बीकर के जल में वो मिश्रण मिल गया। उसके बाद क्या करते हैं कि अवसादन और निस्तारण किया जाता है, जिससे रेत और नमक वाला जल अलग हो जाता है। फिर हम निस्यंदन करते हैं
जिससे कि नमक वाले जल में बचा हुआ रेत अलग हो जाता है। फिर हम उसके बाद करते हैं वाष्पीकरण। निस्संदित जल को गर्म किया जाता है जिससे जल भाप बन के उड़ जाता है और हमारे पास क्या बचता है, नमक बच जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा यहाँ पर, थर्ड आएगा यहाँ पर, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन और वाष्पन। पांचवा है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। यह देखती कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता? पहला है, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। दूसरा है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। तीसरा, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती। चौथा, वह कक्षा में प्रभावी तरीकों से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर सकी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा फोर्थ होगा। बच्चे क्यों नहीं समझ सके? जब उसने प्रभावी तरीके से शिक्षण कार्य नहीं किया या उसकी व्याख्या नहीं करी। क्योंकि टीचर्स को बताना पड़ेगा कि श्वसन और सांस में अंतर क्या होता है। श्वसन क्या होता है कि जैसे कहते हैं ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ऑक्सीजन को अंदर लेना वो कहलाता है अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना एक उच्च श्वसन, जो कि एक सतत प्रक्रिया है यहाँ पर। जबकि श्वास का अर्थ अथवा सांस का अर्थ यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी की बुक के अनुसार है कि एक अंतःश्वसन और एक उच्च श्वसन को ही सांस कहते हैं ये यहाँ पे। तो इसका मतलब वो शिक्षिका उसको सही ढंग से व्याख्या नहीं कर सकी, जिससे कि बच्चे उसको समझ नहीं सके। तो इसका आंसर फोर्थ होगा, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर सकी। नंबर 6 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? पहला है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। दूसरा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तीसरा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा चलते हुए पकाना। चौथा है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और काटना। तो भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। अगर हम सब्जी को पहले काटेंगे फिर धोएंगे तो सब्जी से क्या होगा, उससे पोषक तत्व क्या होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। पोषक तत्व विटामिन होते हैं या मिनरल्स होते हैं, जो भी हो वो बाहर सब निकल जाए। धूप में रखेंगे तो सब्जियां क्या हो जाएंगी, एक वेपराइज हो जाएंगी, तो सूख जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा उसको ग्रिल करेंगे तो भी खराब हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप सभी लोगों को अपने घर पे यही प्रक्रिया अपनानी है कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। यहाँ पर अब 7वां नंबर सवाल आता है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह गिरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाती है। पहला है यहाँ पर खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें, उसे नीचे धकेले। दूसरा है स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। तीसरा है गुब्बारे में हवा भरना। दूसरा है 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे साम्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। तो यहाँ पर कह रही है कि उसको वायु प्रकरण को कि समझाने में उसको क्या समझना कि वायु में भार होता है। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो पहला आंसर आएगा ए और डी। कैसे भाई? क्या है कि पहला जो आंसर है आपके, पहला जो है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे उसे नीचे धकेलें। तो जब आप बीकर को पानी के अंदर ढकेलेंगे तो पानी और बीकर के जो एक सरफेस होगा उसके बीच में क्या होगी, वायु होगी। तो उसके अंदर क्या होगा कि भार होगा, जिसके कारण वो तैर रहा है। दूसरा कहता है 2 गुब्बारे आपने लिए, एक गुब्बारा लिया इधर, दूसरा गुब्बारा इधर लिया यहाँ पर और दोनों को साम्यावस्था में कर दिया।
तो एक को जब आप फोड़ देंगे, यहाँ पर पिंच वो देंगे, तो दूसरा गुब्बारा क्या होगा, वो झुक जाएगा। क्यों झुकेगा? क्योंकि उस वायु में क्या है, भार है। उस भार के कारण वो गुब्बारा झुक जाता है। इसलिए ए और डी ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर। 8वां आपके पास क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित होगी? पहला है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण में वृत्तचित्र दिखाना। दूसरा है विद्यार्थियों से कहना कि वह दीपावली से पहले अब बाद में वायु के नमूना इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। तीसरा, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का स्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। चौथा, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास के लिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना। तो यहाँ पर जो है कि शिक्षक कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी, तो यहाँ पर जो पद्धति उपयुक्त होगी वो दूसरी वाली ऑप्शन है कि विद्यार्थियों से कहना वह दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करते। तो इससे क्या होता है कि बच्चा वो खुद स्वयं कर रहा है और उससे सीख रहा है। यहाँ पे स्वयं करके सीखना वो ज़्यादा उचित होता है और वो बच्चा ज़्यादा मेमोराइज कर लेता है अपने मस्तिष्क में, जिससे कि वो सीखता है। यहाँ पे बाकी में उसको वृत्तचित्र दिखाने से वो उसको देख लेता है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में याद कराने से नहीं होगा। आप यहाँ पर उसको पर्यावरण पढ़ाने के लिए पर्यावरण के पास ला रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती जब वह बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करे। पहला है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। दूसरा, बहुत बात करता। तीसरा, अति सक्रियता। चौथा, आक्रामक व्यवहार करना। तो जो भी तनावग्रस्त बच्चा होगा वो हमेशा हाइपर एक्टिविटी शो करेगा, वो हमेशा हाइपर एक्टिविटी शो करेगा। यहाँ पर वो आक्रामक व्यवहार करता है यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर 4th सही होगा, आक्रामक व्यवहार। 10वां आपके पास सवाल आता, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती कि स्टील की कटोरी पानी पे तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इसे फिलिंग द ब्लैंक तथ्य द्वारा अव्याख्यात किया जा सकता है। पहला है स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। दूसरा है यहाँ पर लोहे की कील पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तीसरा, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। चौथा है लोहे पानी की तुलना में हल्का, स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आएगा, यहाँ पर पहला आएगा, इस स्टील की कटोरी पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो यहाँ पर जो स्टील की कटोरी पे भार लग रहा है, जो कह रहा है स्टील कटोरी पे लगने वाला बल, कौन सा बल लग रहा है? यहाँ पे बल लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है। उस उत्प्लावन बल के कारण वो तैर रही है, क्योंकि उत्प्लावन बल जो होता है क्षेत्रफल के सापेक्ष होता है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा वो उतना ज्यादा ही बल लगेगा, जिसके कारण वो कटोरी क्या हो रही है? तैर रही है। यहाँ पर वो कटोरी क्या हो रही है? वो तैर रही है। जबकि कील के क्या हो रहा है कि वो क्षेत्रफल कम होने के कारण उसमें बल कम लग रहा है, तो इसलिए वो पानी के अंदर क्या हो रही है? वो डूब जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर कि आपके पास जो आंसर होगा यहाँ पर वो फर्स्ट होगा। यहाँ पर स्टील कटोरी पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा, जबकि लोहे की कील पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। निम्नलिखित में से जीवन की प्रक्रियाओं का कौन सा युग में है में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को दोनों में मिलता है? पहला है प्रजनन और भोजन बनाना। दूसरा है प्रजनन अंकुरण विधि और अंकुरण। तीसरा वृद्धि और प्रजनन। चौथा है वृद्धि और भोजन बनाना। यहाँ पर आपसे कह रहा है पेड़ और पौधों में कौन सी समान है प्रक्रियाएं? तो भाई प्रजनन तो पेड़ भी करेंगे, जंतु भी करेगा, लेकिन जंतु भोजन नहीं करेगा यहाँ पर।
भोजन तो केवल पेड़ बनाएंगे, पौधे बनाएंगे। दूसरा क्या है? प्रजनन, प्रजनन दोनों में कॉमन हो गया। अंकुरण और वृद्धि केवल कौन करेंगे? पौधे ही तो करते हैं। तीसरा यहां पर आपके पास आता है वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि जंतु भी करते हैं और पौधे भी करते हैं, और प्रजनन जंतु भी करेंगे, पौधे करेंगे। अतः ये आंसर यहां पर सही होगा, यहाँ पे बुद्धि और प्रजनन। 12वां सवाल आपके पास है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला है दिन में 2 बार ब्रश करें। पी है इनेमल कम ना हो, इसके लिए ब्रेसेस पहने। सी है मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ ले। डी है हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसका जो ऑप्शन क्लियर होगा यहां पर सी डी ए। यहां पर एक बार देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर क्वेश्चन नंबर सी पे। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ ना ले, यहां पर है। इस जगह आपके पास जो आएगा, यहां पर आएगा आपके पास ना आएगा यहां पर। तो यहां पर जो उपयुक्त चीजों को देखें, अगर वो 4 तरीके 6 से बचाने के लिए आपके पास है, वो आएगा सी डी ए। अमूमन डॉक्टर भी कहते हैं कि आप दिन में 2 टाइम ब्रश करिए, यहाँ पे मिठाई चॉकलेट ज़्यादा ना खाइए, शुगर फूड ज़्यादा ना खाइए, और खाने के बाद कुल्ला करें। अगर खाना उस पर रहेगा तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो दांतों में अटैच हो जाते हैं, और जिससे कि दांत क्या होते हैं, क्षय होते हैं। और इनेमल कम ना हो, इसके लिए ब्रेसेस क्या होता है, एक तकनीक होती है जिसे दांतों में बांधा जाता है, जिससे कि दांतों को शेप और साइज प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा जो होगा फर्स्ट होगा सी डी ए। दिन में 2 बार ब्रश करें, मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ ना लें। डी है हर खाने के बाद कुल्ला करें यहाँ पर। 13 है नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। वेन आरेख में दिया हुआ है जो एक्स है यहाँ पर, इसका आपको अध्ययन करना है। यहाँ पर क्या है देखिए, पहले हम मिलाते हैं। यहाँ सर्प मीन जिसे आप बोलते हैं ईल कहाँ पाई जाती है? जल पे। सार्क है वो भी जल पे। मछली कहाँ? जल पे। तो अब कौन बचा कि वो तीनों इस वातावरण में रहे, तीनों जगह, तीनों तरह के काम है उसमें, कि वो जमीन पे भी रहेगा, पानी पे भी रहेगा, अंडे भी देगा। भाई बाकी 3 तो पानी में भी रह रहे, अंडे भी दे रहे, लेकिन वो स्थल पे नहीं पाए जा रहे हैं। मगरमच्छ एक ऐसा है, वो जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है यहाँ पर, और अंडे भी देता है। तो इसका जो आंसर आएगा 4th आएगा, मगरमच्छ आएगा यहाँ पे। 14 है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। पहले जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। दूसरा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। तीसरा मछली घर की शोभा बढ़ाने। चौथा है पानी को साफ करने यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना, क्योंकि मछलियाँ कैसी हैं? जली हैं। जब जली हो तो जली श्वसन करेंगी, तो जली श्वसन के लिए वो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जो पानी में घुलित होगी यहाँ पर। तो इसलिए ये हवा वाला पंप एक्वेरियम में मछली घर पे लगाया जाता है, तो अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। 15 यहाँ पर क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पे ठंडे किए गए पानी से भरे मछली घर में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, पहला है ऑक्सीजन रहित, दूसरा मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, पीने के योग्य नहीं है। यहाँ पर कंडीशन कहता है, यहाँ पर गलत है प्रिंट। और तीसरा है खनिज रहित। चौथा है मछली के तैरने में योग्य नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आएगा यहाँ पर वो आएगा खनिज रहित, क्योंकि जब आप पानी को बॉयल कर देंगे तो उबालने से क्या होंगे, उस पानी के खनिज क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। जब मछलियों को खनिज नहीं मिलेगा, वाटर के थ्रू पानी नहीं मिलेगा, वहाँ पे खनिज रहित पानी मिलेगा, तो उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब होंगी, जिसके कारण उनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है यहाँ पे।
60 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। दूसरा पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। तीसरा हवा नहीं, एक गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। चौथा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है, पहले तो आपको चंद्रमा के बारे या चांद जिसे कहते हैं आप अपनी भाषा में, चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है बेटा, और यहाँ पे ना पानी और ना ही हवा। इसकी सतह उबड़ खाबड़ है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे पाए जाते हैं बेटा, जिसकी छाया आपको पूर्णिमा वाले दिन दिखाई देती है। तो ये चंद्रमा का है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर, वो आंसर होगा आपके पास, सेकंड आंसर होगा यहाँ पर। सेकंड क्या है? पानी नहीं, गहरे गड्ढे या ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर। क्लियर? मतलब कि चंद्रमा पे क्या नहीं है? ना ही पानी है, ना ही हवा है, उबड़ खाबड़ है। इसकी सतह पे पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा? पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी के रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। पहला है अपने आसपास पानी को जमा न होने देना। दूसरा है पानी के बर्तनों, कूलर और टंकियों को साफ रखो। सी है यहाँ पर, यदि कुछ जगहों पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। डी है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य फिलिंग द ब्लैंक्स के फैलाने के बारे में जागरूकता प्रदान करना। तो आप ये देख रहे हैं जो चारों ऑप्शन हैं यहाँ पर, ये चारों ऑप्शन किस में यूज हो रहे हैं? ये सब मच्छर के बचाव के लिए। किसके लिए? ये मच्छर के बचाव के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। ये मच्छर के बचाव के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, मींस मॉस्किटो प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर। तो इसका मतलब कि ये जो चीज़ किससे रिलेटेड हो गई? मच्छर द्वारा उत्पन्न रोगों से बचाव के लिए। तो मच्छर के द्वारा कौन से रोग उत्पन्न होते हैं यहाँ पे भैया? चेचक और मलेरिया, चेचक है नहीं यहाँ पे, चेचक वायरस के द्वारा हो रहा है। डेंगू होगा मच्छर के द्वारा, लेकिन आई फ्लू नहीं है। टाइफाइड और हैजा ये प्रदूषित जल के द्वारा होते हैं यहाँ पर वो भी बैक्टीरिया के द्वारा जनित है, जैसे हैजा यहाँ पर। और यहाँ पर जो मच्छर के द्वारा उत्पन्न रोग होगा, यहाँ पे जो जागरूकता पैदा करी जा रही है लोगों पे, वो है डेंगू और जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस, जिसे मस्तिष्क ज्वर कहते हैं आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? पहला लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। दूसरा लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। तीसरा है मच्छर, डेंगू, लौह, गुण। चौथा है मच्छर, मलेरिया और एनीमिया। तो यहाँ पर निकटतम कौन सा है? तो निकटतम यहाँ पे सबसे आपके पास है दूसरा है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला यहाँ पर। क्योंकि लौह जो होता है, आयरन होता है, वो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगर लौह की कमी होगी तो आपको एनीमिया कॉज होगा यहाँ पर। और लोह जो होता है या आयरन होता है, वो आंवला में भी आपको, आंवला भी एक इसका अच्छा स्रोत है यहाँ पर। तो ये शब्द समूह आपस में निकट संबंध प्रदर्शित करते हैं, लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। 19 है, अभिभावक शिक्षक क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य। पहला है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। दूसरा, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तीसरा, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। चौथा, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो यहाँ पर कह रहा है अभिभावक शिक्षक, पेरेंट और टीचर्स की अंतर क्रिया, जिसे आप कहते हैं मीटिंग्स हो रही हैं, जो होती है स्कूलों में चलती हैं। तो उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर
पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताएं कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। मतलब इस चर्चा में क्या होता है, शिक्षार्थियों की कमजोरियां और योग्यता की जानकारी अभिभावकों को हो सके, जिससे कि वो बच्चों में सुधार हो सके यहाँ पर। तो इसलिए ये पेरेंट्स और टीचर्स मीटिंग का एक मुख्य उद्देश्य होता है यहाँ पर। 20वां सवाल आपके पास है, या पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। पहला, उसे कटोरी में रखती तथा कटोरी के खुले बर्तन में रख देती जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा है बी, इसे एक गीले कपड़े में लपेट देती। तीसरा सी, उसे धूप में खुला फैला देती। चौथा डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती अंधेरे में रख देती। उपयुक्त तकनीक बी के लिए निम्नलिखित किस पदार्थ को संकेत कर रही है। बी का मतलब कह रहा है गीले कपड़े पे यहाँ पर। तो गीले कपड़े पे किसको रखेंगे आप यहाँ पे, जो हरी सब्जियां होती हैं। हरी सब्जियों को गीले कपड़े में रखा जाता है जिससे कि वो सूख ना सके यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हरा धनिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा किए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। पहला, हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते। दूसरा, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण कर हमारे पास ही वापस आती। तीसरा, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता। चौथा, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही लिख पाते यहाँ पर। अब इस सवाल में कहता है कौन सा उदाहरण गलत है यहाँ पर, कौन सा उदाहरण गलत है। बाकी देखिए, पहला और दूसरा और चौथा ये सब घर्षण के कारण हो रहे हैं यहाँ पर। पहला हुआ यहाँ पर आपका, तीसरा हुआ और चौथा हुआ, ये घर्षण के कारण हो रहे हैं यहाँ पर। अब ये दूसरा ऑप्शन में देखिए कहता है ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण क्या हमारे पास आती। ये ऑप्शन क्या है, गलत है यहाँ पर। कोई भी वस्तु होगी वो वापस आती है ऊर्ध्वाधर रूप में पृथ्वी पर, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। उपरोक्त एग्जाम्पल दिए, मैं और कुछ भी एग्जाम्पल और आपको देना चाहता हूँ, वो शायद एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे घर्षण के कारण मनुष्य चल पाता है, घर्षण ना होने पे हम फिसल जाते हैं यहाँ पर, घर्षण के कारण हमें धागे में गांठ बांध पाते हैं, घर्षण के कारण ही भवनों का निर्माण हो पाता है यहाँ पर। है 22वां सवाल आपके पास है, सभी बड़े शहर सड़कों पे भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से फिलिंग द ब्लैंक के माध्यम से अपना सहयोग दे सके। पहला, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। दूसरा, अक्सर घर से बाहर जाने से बचे। तीसरा, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि न रखें। चौथा, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाएं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना सहयोग दे व्यक्तिगत रूप से, तो अपना सहयोग हम दे सकते हैं आने जाने के लिए सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। जितना कम से कम गाड़ियाँ बाहर निकलेंगी, यहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, उतना कम से कम पर्यावरण प्रदूषण होगा यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा 22 का वो होगा, वो फर्स्ट होगा। यहाँ पे आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला है उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। दूसरा, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। तीसरा, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। चौथा, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। अब यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य नहीं जमा कर रहा,
तो दत्त कार्य का मतलब में होता है होमवर्क या असाइनमेंट होता है, यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर उसको सुधार लाना, तो सुधार हम कैसे लाएंगे? बच्चे से जब हम परामर्श करेंगे, उसके अनियमितताओं के बारे में कारण पता करेंगे और उसको सुधारने के लिए उसको हम उत्साहित करेंगे, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थी में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है, ये सभी चीजें अवलोकन कौशल से है। तो जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों में अवलोकन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा थर्ड आएगा अवलोकन कौशल। यहाँ पर 25वां सवाल आपके पास है, ये कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी है? पहला है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि वो नियमित रूप से विद्यालय है। तीसरा उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त कार्य देना। चौथा है उन्हें अगली पंक्ति में बैठना, उनके काम पर लगातार पर्यवेक्षण करना। तो यहाँ पर कह रहा है औसत से कम अंक लाने वाले छात्र है, तो उन्हें सभी छात्रों को बराबर लाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा वो किस क्षेत्र में सबसे कमजोर होंगे। तो इसके लिए आप कमजोर होंगे उन्हें पहचानना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सुधारात्मक उपाय करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर वो फर्स्ट होगा। यहाँ पर उनके अधिगम क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 है। यहाँ पर एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? पहला है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। दूसरा है प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। तीसरा है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। चौथा है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। अंक योजना लिखना, ठीक, अंक योजना लिखना। तो इसका जो आंसर होगा, कोई भी हम प्रश्न पत्र बनाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे? उसका डिजाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर उसका प्रश्न पत्र लिखेंगे, फिर उसका हम संपादन करेंगे, उसमें अंक योजना लिखना यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा वो फोर्थ आएगा या 26 का। डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना और अंक योजना लिखना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडार में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी के को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते समय पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसे होने का कारण यह हो सकता है कि पहला है आपके पास बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। दूसरा है मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। तीसरा द्रव्य सब सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती। चौथा ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड से ज़्यादा अच्छा होता है ऑडियो विजुअल, क्योंकि इसमें क्या होते हैं सभी इंद्रियां हमारी
क्या होती, शामिल हो जाती बच्चा, जिससे कि पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, उसका मस्तिष्क भी है, कान भी है, आंखें भी है, सब कुछ सुन रहा है, तो जिससे कि वो उसको बहुत अच्छी तरीके से वो सीख सकता है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा, दृश्य शब्द सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, पहला है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए। बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। दूसरा है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देना चाहिए। तीसरा, श्याम पट में पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। चौथा है मानवदाता का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपसे पोषण प्रकरण को अधिक प्रभावी तरीके से, तो जो अभी अधिक प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए एक तरीका है, वो है आपके पास कुछ आंसर है। फर्स्ट, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने, उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए, और तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चा है वो वास्तविक चीज से जुड़ रहा है, मतलब अपना जब टिफिन खोलेगा, उसकी सामग्री देखेगा, उसके बारे में जानेगा यहाँ पर। इससे वो क्या है, करके सीखता है, करके सीखता है, जो उसके लिए एक स्थायी हो जाता है ज्ञान यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, शामिल करना, इंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, एलाबोरेट और मूल्यांकन, इवैल्यूएट। विज्ञान के प्रभावित शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस है। अंकुरण के लिए कहता है यहाँ पे, अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियाँ करने के लिए कहती है। फर्स्ट, बीजों को रात भर पानी में रखें, उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। सी, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक का काम करें। कार्य पत्रक का मतलब आप कह सकते हैं वर्कशीट। यहाँ पर शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे उसने पूछा है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट और इवैल्यूएट। पहले तो आप इनकी व्याख्या समझिए, ये होते क्या है। इंगेज का मीन्स होता है व्यस्तता। इसमें बालक गतिविधियों में व्यस्त रहता है, बालक को पहले अनुभव की प्राप्त होती है, बालक अवलोकन को रिकॉर्डिंग करता है। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज में क्या होते हैं, दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करता है। यहाँ पर बालक चीजों के बीच में तुलना करता है। एक्सप्लेन है यहाँ पर, इसमें बालक तर्क देता, तर्क के आधार पर चीजों से संबंध स्थापित करता है, जैसे शिकारी जानवर की विशेषताएं क्या होती हैं। चौथा है परिष्कृत, एलाबोरेट करना यहाँ पर कहता है, या विस्तार देना जैसे कहते हैं। इसमें बालक चर्चा करता, अपनी राय देता, दूसरों की राय पूछता, जैसे वन नहीं होंगे तो क्या होगा कहता है। और पांचवा है मूल्यांकन, इवैल्यूएट। इसमें बालक एक निष्कर्ष में पहुंचता, जैसे सभी शिकारी जानवरों में लगभग एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपने इन विशेषताओं को समझ लिया। अब इसमें क्या जो आंसर आएगा, इनके की कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है, और इनमें कौन सी शामिल नहीं है यहाँ पर। तो जो इसमें से शामिल नहीं है यहाँ पर, वो आपके पास है यहाँ पर सी है, यहाँ पर आपके पास थर्ड है यहाँ पर, वो थर्ड है इंगेज और एक्सप्लोर है यहाँ पर। बच्चा यहाँ पर क्या हो रहा है, इंगेज, मतलब यहाँ पे बच्चा क्या हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, ना ही दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे बच्चा यहाँ पर क्या है, वो एक्सप्लेन, एलुबरेट और इवैल्यूएट कर रहा है यहाँ पर। अब आपके पास आखिरी सवाल है यहाँ पर, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। पहला, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन अतिथियों के साथ जोड़ने में।
अतिथियों नहीं है बेटा, यहाँ स्थितियाँ हैं, स्थितियों के साथ जोड़ने पे मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। तीसरा है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। चौथा है प्राकृतिक के प्रति सम्मान विकसित करने। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर है विद्यार्थियों की सहायता करता है। वो क्या करता है? लर्निंग में कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, क्योंकि जब बच्चा वहाँ पे जाता है वो कुछ सीखता है, वहाँ पे कुछ सीखता है, उस सीख से उसको ज्ञान मिलता है। यहाँ पे भ्रमण से उसको वास्तविक ज्ञान होता है जो उसके लिए एक स्थायी ज्ञान हो जाता है यहाँ पर।